बात करेंगे कि कोरोना वबा के खिलाफ जब हुकूमत की जंग है उसमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। NCOC ने मुल्क भर में मैस वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का एक फ़ैसला किया है और NCOC का कहना है कि रवां साल हमने 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन करनी है, ये हमारा टारगेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ इश्तराक किया जाएगा। NCOC के मुताबिक मौजूदा वैक्सीनेशन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी और पाक वैक की पैदावार में इजाफा भी मैस वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होगा। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, उलमा कराम को वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने के लिए अजला में टास्क फोर्सेस कायम करने का फैसला किया है। शाल और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही हैं कि टास्क फोर्सेस में DPO, CEO हेल्थ, NCOC और PDMA के नुमाइंदे शामिल होंगे, लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर्स की सरबराही में ये जो है कायम की जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जबकि वैक्सीन लगाने की सलाहियत बढ़ाने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें भी तश्कील दी जाएंगी, ताकि जहां पर सेंटर्स मौजूद नहीं हैं, लोग आना नहीं चाहते या आ नहीं पाते हैं, वहां पर वैक्सीनेशन जो है हो सके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक और पंजाब हुकूमत ने जो है मंसूबा शुरू किया था, वो था कि खिदमत आपकी दहलीज पर वो कहाँ तक पहुँचा है। 3 फेजेस की बात हो रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन एडद उस्मान मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब में कोरोना वैक्सीन के लिए सर पहले ये बता दीजिएगा, जो टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया, डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं उसकी सरबराही कर रहे होंगे, सरपरस्ती कर रहे होंगे, मकसद क्या है, हमें फ़ायदा क्या होगा, टारगेट्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो ये वजाहत कर दूं कि ये जो टास्क फोर्स बनी है, इसका बेसिक टारगेट ये है कि वो अपनी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको तेज़ करे। और उस वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज़ करने के लिए उन्हें जो भी मेजर्स लेने हैं, कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने हैं नए, कोई उन्होंने मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर की फैसिलिटी किसी जगह पर प्रोवाइड करनी है, या उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना है, ये तमाम काम जो हैं ये इस टास्क फोर्स के ज़िम्मे हैं। हमें इस बात को की रियलाइजेशन है यहाँ पर आला सतह पर कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कराना है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की जो मौजूदा ड्राइव है इसको तेज़ करें। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये इजाफा अभी भी जो हमारे ओरिजिनल टारगेट्स हैं जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के थे, उसकी निस्बत से ये स्लो हैं। सो इनको तेज़ करने के लिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर लोकल लेवल पर टास्क फोर्स बनाई जाए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अगर किसी जगह पे नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या इवन टेम्परेरली अगर कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या अगर कोई सेक्टोरल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या किसी जगह पर मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर भेज के वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है, तो उस पर वो अपना काम करे। और इस हवाले से ये जो हमारी टास्क फोर्स की जो तश्कील है ये हो चुकी है, ज़िलों में इस पे काम हो चुका है। रोज़ाना के टारगेट्स असाइन कर दिए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम जो अपनी वैक्सीनेशन है उसको तेज़ करें, ताकि हम अपना जो ओरिजिनल टारगेट है जल्द से जल्द कोरोना से बाहर निकलने का, जो हमारी नेशनल एग्जिट स्ट्रेटजी है, जल्द से जल्द अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की, उसको अचीव कर सकें इंशाल्लाह। कमिश्नर साहब ये भी बताइएगा, खिदमत आपकी दहलीज पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया, 3 फेजेस हैं, कहाँ तक पहुँची अभी तक ये मुहिम, किस तरीके से पंजाब में काम कर रही है? वो फर्स्ट वीक था जी हमारा जिसमें सफाई थी, सेकंड वीक के अंदर फिर उसके बाद आपको पता है कि निकासी आब वाले जो इश्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, और थर्ड वीक में फिर इसके बाद हुकूमती जो हमारी इमारात हैं उनकी सफाई के हवाले से काम शुरू हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि ये ओवरऑल तो 13 वीक्स का प्लान है, लेकिन साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आती रहेंगी, कंप्लेंट्स आती रहेंगी, उनकी रेजोल्यूशन भी रहेगी। ये जो टारगेटेड वीक्स मना रहे हैं उसका मकसद ये है कि हुकूमत की तमाम मशीनरी जो है वो मिल के उस पर्टिकुलर वीक में उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करेगी जिसकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो दूसरे इशूज़ हैं उन पर काम नहीं होगा, दूसरे इशूज़ पे भी साइमल्टेनियसली काम होता रहेगा। दी आइडिया इसके जो हम रोज़ाना रोज़मर्रा की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं, सर्विस डिलीवरी के जो इश्यूज़ टेकअप कर रहे होते हैं, वो लोगों को उस तरह से नज़र नहीं आते कि वो परफॉर्म हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि हम न सिर्फ ये चैलेंज लें कि हम ये काम करने लगे, बल्कि इसको होता हुआ भी दिखाएं और लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करें, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, लोग खुद जो है वो हमारे एम्बेसडर्स बने, हमारे ईयर्स एंड आइज़ बने, और हमें वो इन्फॉर्म करें कि किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ठीक है कमिश्नर साहब, हम देख रहे थे जब
लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ईद के पास की आखिरी अशरे की हम बात कर रहे हैं रमज़ान की, तो आपको खासी मुश्किलात आ रही थी, लोग बात नहीं मान रहे थे, ताजिरों के साथ भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? अभी SOPs पर अमल दरामद के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन होती है। ये जो SOPs हैं, SOPs तो खैर SOP तो ये है कि आपने हुजूम में नहीं जाना, मास्क पहनना है, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, लेकिन उसके बियॉन्ड जो हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराते हैं वो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस होती हैं। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन SOPs से इस तरह मुख्तलिफ है कि हम किसी न किसी सेक्टर को बंद कर देते हैं या कोई टाइमिंग्स की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप इन्वॉल्व होती है, लोग जो है उसको रेजिस्ट करते हैं। मास्क पहनना तो लोग शायद रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर रेजिस्ट करते हैं कि आप उनकी दुकानें जल्दी बंद करा दें या आप किसी पर्टिकुलर दिन पे कहें कि जी आज सारा शहर बंद है। तो वो जो क्लोज डेज हैं और जो अदरवाइज हमारी SOP है कि रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, रमज़ान में ये SOP शाम 6 बजे तक के लिए थी। तो इस पे लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी से राज़ी नहीं होते, लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये ठान लें कि हमने कोई काम करना है तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि माह रमज़ान में भी और उससे कुछ पहले से हमने ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस थी उनके ऊपर अमल दरामद के लिए लाहौर में काफ़ी सख्ती की। पिछले पूरे साल में मास्क वेयरिंग वॉज कंपलसरी, लेकिन पहली दफ़ा आपने देखा कि रमज़ान से पहले हमने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। हमने कहा कि जी इसके बाद हम लोगों को अब गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रीचिंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार से कह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जब लोगों को जब भी देखा जाता था कंप्लेसेंसी नज़र आती थी, आपको नज़र आता था कि परसेंटेज ऑफ वेयरिंग मास्क बहुत लो है, ख़ास तौर पे हुजूम की जगह के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती थी। लेकिन जब हमने सख्ती की तो आपने देखा कि उसके बाद अचानक जो मास्क वेयरिंग की कंप्लाइंस थी वो बढ़ गई। आपने देखा शुरू में लोग मार्केट्स टाइम पर बंद नहीं करते थे, वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गई तो वो मार्केट्स भी टाइम पे बंद होनी शुरू हो गई। और हमने फिर उसके नतीजे में एक रिज़ल्ट भी देखा। आपने फिर हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फैसला ये किया कि जो ईद की छुट्टियां थी उनको एक्सटेंड किया इस तरह से कि मार्केट्स का क्लोजर जो है वो ज़रा लंबा कर दिया, ताकि ये जो वायरस की ट्रांसमिशन है इसके साइकिल को ब्रेक मिल सके। हमें कुदरती तौर पर छुट्टियाँ मिल गई ईद की, उसके अंदर हमने कमिश्नर साहब से ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन भी कायम किए जाएंगे उन जगहों पर जहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है सुस्त रवि का शिकार होगा, क्या ये दही इलाकों में भी जाएंगी? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि बड़े जो शहर हैं वहाँ पर तो ये अमल बड़ी तेज़ी से जारी है, वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, लेकिन दही इलाकों में या जो ऐसे इलाके जहाँ पर रुझान ही नहीं है वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये जो मोबाइल्स होंगी, ये कार्स होंगी, ये गाड़ियों में जो वैक्सीनेशन का अमल होगा ये वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी या फिर ये भी सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद होंगी? देखिए जी, बड़े शहरों में तो कारों की या मोबाइल वैक्सीनेशन की आपको इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखें लाहौर में तकरीबन 30 से ज़्यादा सेंटर्स हो गए, रोज़ाना की बुनियाद पे एक आधे सेंटर का इजाफा हो जाता है। अब इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ चल रही है। यहाँ तो आपको मोबाइल वैक्सीनेशन सिर्फ उन लोगों के लिए चाहिए जो लागर हैं, जो किसी न किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और वो उठ के सेंटर तक नहीं आ सकते, तो यहाँ तो सिर्फ आप बुज़ुर्गों के लिए आपको ये फैसिलिटी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ छोटे छोटे कस्बे होंगे, कम तादाद में लोग रहते होंगे, उस एक छोटे से कस्बे के लिए एक अलग से सेंटर बनाना जो है वो वायबल नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ शायद ये ज़्यादा फिजिबल होगा कि 2-3 दिन रोज़ाना एक गाड़ी जाए और वहाँ जाके रोज़ाना 100-150 लोगों को वैक्सीनेट करके वापस आ जाए और से अबाउट 3-4 दिनों में आप पूरा का पूरा जो विलेज है उसको वैक्सीनेट कर लें। आप कोल्ड चेन भी अपनी मेंटेन रखें और साथ साथ आप वैक्सीनेट करें। मोबाइल वैक्सीनेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप हार्ड टू रीच एरियाज़ में पहुँचें जहाँ से लोग जो हैं वो शहरों का रुख नहीं कर सकते, या जहाँ पे आप इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं कि वहाँ आप एक सेंटर बना के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मोबाइल वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप छोटे छोटे जो इस तरह के क्लस्टर्स हैं हमारी पॉपुलेशंस के, उनको जाके उनके डोर स्टेप के ऊपर मे बी इफ़ नॉट इन 1 डे तो एटलीस्ट 3-4-5 दिनों में मुसलसल ये काम किया जा सकता है। और ज़्यादा मोबाइल वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। पहले हमारे पास थोड़ी थी, हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है, इस वैक्सीनेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डेटा अपकीप।
यानी कि आपको अगर वैक्सीनेट किया गया है तो इनवेरिएबली आपने दूसरी डोज भी लगवानी है। तो जब तक आप डाटा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो वैक्सीनेशन की गाड़ी चल रही है या जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसके साथ ऑनलाइन हमारा जो सिस्टम है, जो नेशनल सिस्टम है डेटाबेस का, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। ये ऐसे है कि अगर आपने पहला इंजेक्शन जो है वो पेशावर में लगवाया तो दूसरा इंजेक्शन आप कराची से या लाहौर से लगवा सकते हैं। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आपने पहले इंजेक्शन का डाटा जो है वो ऑनलाइन उस वक्त सिस्टम में फीड किया है। और आपको पता है कि अब चूँकि मुख्तलिफ वैक्सीन्स लग रही हैं, हर वैक्सीन की जो सेकेंड डोज का टाइम है वो दूसरी वैक्सीन से डिफरेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाटा रिकॉर्डिंग है वो मौके के ऊपर हो और ऐसा ना हो कि आप डाटा रिकॉर्डिंग जो है हम वक्त पर ना करें, जिसकी वजह से मिस्टर साहब एक और अहम मसला भी है। हम देख रहे हैं कि डेंगू फिर से सर उठा रहा है। अगर हम केसेस की बात करें तो 44 केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर, और लाहौर की बात करें तो 13 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। यही टाइम जब हम पिछले साल में लेकर चलते हैं तो तकरीबन 9 केसेस थे जो पूरे सूबे में सामने आए थे। उसको किस तरीके से अब देखा जाएगा, क्या इकदाम डेंगू वायरस को लेकर उठाए जा रहे हैं? देखिए जी, दो बातें। एक तो यह है कि मैं केसेस के हवाले से आपको बता दूं कि डेंगू का जो निज़ाम है वो इंसिडेंटली इस तरह का है कि जितने ज़्यादा आप केसेस रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास ये कमांड होती है कि आप उस बीमारी को कंट्रोल करें। केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना ये ज़रूर इंडिकेट करता है कि बीमारी इस दफ़ा ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखना है कि हमारी जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ है वो कितनी हो रही है। तो अगर मैं आपको ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस पे कंपैरिजन में बताऊं तो पिछले साल की निस्बत इस साल की जो सर्विलेंस की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा हुआ है। सो ये बात ऑल्दो ये नोटिसेबल ज़रूर है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बैक एंड के ऊपर हमारी सर्विलेंस पहले से ज़्यादा हुई है। और केसेस बढ़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने जब सर्विलेंस आप बढ़ाते हैं तो आपके सिस्टम में केसेस रिपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। केसेस रिपोर्ट भी मैंने करने हैं, ये आप ये समझिए कि जिस सिस्टम पे मैं डालूंगा कि सो एंड सो बंदा पेशेंट के तौर पर आया, तो अगर मैं उसको छुपाना चाहूँ तो मैं छुपा भी सकता हूँ। तो हम सिस्टम में कभी भी इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करते कि केस रिपोर्ट जो है वो ना हो। केस जितना ज़्यादा रिपोर्ट होगा, असल बात यह है इस बीमारी का कंट्रोल ये है कि जब आपके पास केस रिपोर्ट हो तो फौरी तौर पर उसका केस रिस्पांस किया जाए। यानी केस रिस्पांस से मुराद ये है कि हम उस जगह पर पहुंचें जहां से मुमकिना तौर पर उसको वो मच्छर ने काटा है, क्योंकि वहां वो मच्छर इन्फेक्शन वाला मच्छर मौजूद है और वहां से वो मच्छर जो है मजीद अंडे दे के बीमारी को फैला सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका केस रिस्पांस या सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ वहाँ से ट्रिगर की जा सके। सो वाइल नंबर ऑफ केसेस जो है वो बिल्कुल हमें ये इंडिकेट करते हैं कि पिछले साल सिचुएशन क्या थी और इस साल क्या है, बट जो असल इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले साल सर्वेलेंस एक्टिविटीज कितनी हुई थी और इस साल सर्वेलेंस एक्टिविटीज कितनी हुई है। नंबर ऑफ सर्वेलेंस एक्टिविटीज इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द लास्ट ईयर, और जो लार्वा भी हमारे लोगों को मिला है वो भी पिछले साल से ज़्यादा मिला है। पिछले साल ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कोविड को लेके थोड़ा सा स्केयर ज़्यादा था, लोग ये सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ इतना फोर्थ कमिंग नहीं कर रहे थे, बावजूद इसके कि हमारी टीम ज़रूर जाती थी। इस साल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है, हमें SOPs के साथ जीना आ गया है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने तय कर ली हैं कि ये इस तरीके से करनी है। सो वाइल ये नंबर जो है ये हमें ज़रूर ख़तरे की निशानदेही कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले तकरीबन 25 दिन से ये नंबर 13 पर ही है, विच मीन्स के सर्वेलेंस जो है वो साथ साथ चल रही है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और मुश्किल मामलात हैं कोरोना के अंदर देखते हुए, जब डेंगू है हमने देखा था कि और अभी अगर इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा हमजा, तो मेरे ख्याल में हमें नया चैलेंज जो एक साबित नहीं होगा, मतलब ये हमारे लिए, वरना आने वाले दिनों में अगर कंट्रोल अभी नहीं हुआ तो एक बड़ा चैलेंज बनकर हमारे सामने। लेकिन कराची के शहरियों के मसाइल कब हल होंगे इंशाअल्लाह? मतलब ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब किससे मांगा जाए ये समझ में नहीं आता। सर्दी आती है तो गैस चली जाती है, और गर्मी कदम जमाए तो बिजली की आनियां जानियां खत्म नहीं होती हैं, आ रही है जा रही है पता ही नहीं चलता। जानियां ज्यादा होती हैं, आनियां कम हो रही होती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, और शहर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के तवील दौरानिये से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हो रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ औकात में लोड शेडिंग की जाती है। कई इलाकों में मुसलसल 4-4 घंटे बिजली बंद रहती है। अब सोचें ना हमजा कि 1 घंटा बर्दाश्त नहीं होता, ये 10 मिनट गर्मी में, फिर ऊपर से कोरोना जैसी सिचुएशन में, तो बेशतर इलाकों में रात गई भी बिजली बंद रहती है, लोग सुकून से सो भी नहीं सकते हैं और शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहर कायद में गुज़श्ता माह 1 हफ्ते के दौरान बिजली के 2 बड़े ब्रेक डाउन भी हुए हैं। बिन कासिम पावर स्टेशन की खराबी के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया कई गुना बढ़ गया था। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए, जिस तरह से इशाल बात कर रही है, और हम फिर लोगों को कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। फिर लोग जब आप देखते हैं कि इलाकों के अंदर बिजली चली जाती है तो लोग बाहर आके बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर
हम देख रहे हैं कि फिर SOPs पे हम कितना अमल दरामद करा सकें। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और फिर हमें क्या दिए जा रहे हैं, तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि नहीं हालात बेहतर हो जाएंगे। गवर्नर सिंध ने भी जो है वार्निंग दी है के इलेक्ट्रिक को, लेकिन हालात कितने बेहतर होंगे वो हम देखेंगे। और अभी सूरत हाल क्या है ये हमें जान लेनी चाहिए। शराज अहमद, बिल्कुल शराज अहमद, आप बताइए वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कराची में क्या है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, अवाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की लहर आते ही बिजली की जो आंख मचोली का सिलसिला था वो शुरू हो गया था, जो कि अब तक थम नहीं सका है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे एलानिया जबकि 2 से ढाई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ख़ास करके दिन के औकात में जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान हमने देखा कि 2-2 घंटे जो है बिजली गायब कर दी जाती है। इसके अलावा रात के औकात में भी आधे से 1 घंटा कभी बिजली गायब हो जाती है और कभी 2-2 घंटे तक ये दौरानिया तवील हो जाता है। और इस वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि शहर कायद में इस वक्त शदीद गर्मी है, हब्स का समा है। महकमा मौसमियात ने भी यही बताया है कि शहरी जो है सख्त गर्मी में ट्रैवल ना करें, घरों में रहें और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। लेकिन जब बिजली ही घर में नहीं होगी तो किस तरह से शहरी घर में रहेंगे, किस तरह से वो आराम कर सकेंगे और किस तरह जो ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग रह रहे हैं इस वक्त घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो हालात हैं वो मज़ीद बदतरीन होते जा रहे हैं। अगर इलाकों की बात की जाए तो शहर का तकरीबन 90% इलाका जो है वो इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। शहर के पोश इलाके हों या देही इलाके, सभी जगह जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलाकों की अगर बात की जाए तो मलीर डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी, इसके अलावा सदर, गार्डन, लियारी, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, तमाम तर इलाके इस वक्त शदीद मुतासिर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है दुहाइयाँ दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिल उसी तरह आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों में तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन बिजली उनको पूरी मुकम्मल मिल नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद हज़ारों रुपए के जो बिल हैं वो शहरियों को भेजे जा रहे हैं और ना भरने पर उनकी बिजली काटने की जो धमकियाँ हैं वो भी दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो शहरी हैं इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से कि हर साल हमने देखा कि जब भी मौसम कराची में ज़रा तब्दील होता है, सख्त गर्मी आए या सख्त सर्दी आए, ज़रा सी बारिशें हो जाएं या एक कतरा बूंद का गिर जाए पानी का, तो शहर में घंटों लोड शेडिंग जो है वो कर दी जाती है। अरबों रुपए इस वक्त इलेक्ट्रिक कमा रही है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पर किसी भी किस्म की हमें इन्वेस्टमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रही। और हम यही हर साल रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, यही शिकायतें लोगों की सुन भी रहे होते हैं। गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही होती है, ज़बानी कलामी वादे और दावे भी इलेक्ट्रिक की जानिब से बहुत हो रहे होते हैं, लेकिन अमलन जो है हमें कुछ भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और यही सूरत हाल है कि इस शदीद गर्मी में शहरी जो है वो लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को अपडेट थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। अच्छा, 11 रोज़ की हम बात करें ना तो यही बात हो रही है कि जी के गवर्नर साहब ने उनको कहा है कि मामलात को तय करें। हम हमेशा देखते हैं कि ये अल्टीमेटम दिए जाते हैं, ये वार्निंग्स दी जाती हैं, कहा जाता है कि मसाइल हल हों, लेकिन हम मसले हल होते हुए लास्ट गर्मियाँ भी हमजा इसी तरह से तिफल तसल्लियाँ बहाने बिल्कुल ऐसे ही गुजर गए हैं और कोई अमली इक़दामात नज़र नहीं आए हैं। आवाम दहाइयाँ देते रहे और हमने हालात देखे कि पूरी गर्मियों में आखिर तक सुधर ही नहीं सके, बदल ही नहीं सके। कोई थोड़ी सी माइनर से भी कोई पेशरफ्त होती तो समझ में आता, कराची के शहरियों को भी कोई सहूलत मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इशाल, एक और चीज़ है, बजट आने वाला है। अब इशाल की भी कुछ ख्वाहिश होगी कि बजट में ये चीज़ तो बेहतर होनी चाहिए, मेरी भी कुछ ख्वाहिश होगी, इसी तरह आप लोगों की भी कुछ ख्वाहिशात हैं कि हमारे ऊपर, मतलब हर इंडस्ट्री से जो मुंसलिक लोग हैं या वैसे घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, वैसे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर तबका है, वो भी ये बात करते हैं कि जी कि ये अगर हुकूमत बेहतर कर देना तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक आम जो बंदा है ना, उसने दाल भी खरीदनी है ना, तो वो यही बजट के हवाले से अब इस वक्त सोच रहा होगा कि क्या इस वक्त दाल महंगी होगी, सस्ती होगी, इस बजट से कुछ फ़ायदा होगा। जिनको नहीं भी पता कि बजट से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो भी इस वक्त बजट का ही देख रहे हैं कि किस तरह का होगा। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या तब्दीली आनी चाहिए इस बजट के अंदर कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की है, ज़रा आपको भी दिखाते हैं। जो है वो आवाम दोस्त होना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए भाई साहब। जो घर का राशन है ना उसमें कमी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छा बजट आएगा, अच्छा रिलीफ मिलेगा लोगों को। कारोबार के हवाले से उम्मीद है कि हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ देगी। कारोबार तबका बहुत ख़राब हो गया, कारोबार है नहीं, महंगाई है बहुत, हर चीज़ महंगी है। मैं समझता हूँ ये बजट IMF का बजट है, आवाम दोस्त बजट तो नहीं होगा। अभी जो ये कोविड चला है इसमें कारोबारी तबका बहुत परेशान है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कोई चीज़ सस्ती करे, बहुत महंगाई है।
गरीब आदमी का पूरा नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ख़ास करके जो गरीब आवाम है ना उनके लिए वो सहूलतें वो मुहैया करें, कम से कम जिनके लिए गरीब आवाम के लिए खुशहाली आए। बजट आप देखते हैं कि हर साल बजट आते हैं और उम्मीद यही लगाई जाती है कि गरीबों को रिलीफ मिलेगा, सरकारी मुलाजमीन को कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। बजट अवामी होना चाहिए। जो बदकिस्मती से पिछले 70 साल से हम यही देख रहे हैं कि अमीरों, नवाबों, सरदारों, चौधरियों, वडेरों, इन कई सारे मतलब मकासद के लिए बजट बनते हैं। जो बजट आ रहा है मेरे ख्याल में होपफुली अवाम दोस्त होगा। बजट तो बनता ही सारा IMF से, हुकूमत तो बनाती नहीं है बजट। बजट में पहले भी मजदूर तबके के लिए कुछ नहीं था और इस दफ़ा भी उम्मीद है कुछ नहीं होगा। इससे दुगने टैक्सेस लगेंगे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। जी, तो आपने सुना कि लोग क्या चाहते हैं कि ये बजट कैसा होना चाहिए और हर एक को इस बात का इजहार करने का हक भी मौजूद है कि वो बता सके कि मुझे ये मसला है, मैं ये चाहता हूँ कि बजट ऐसा हो। अब जो सुन रखा है हमने कि बजट आवाम दोस्त होना चाहिए, ज़्यादा लोगों की राय ज़रा तो आवाम से आपने सुन लिया कि किस तरह का होता है आवाम दोस्त बजट, और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी अवामी राय का ख्याल रखते हुए इस बार बजट देना चाहिए। इस दफ़ा वैसे उम्मीद है कि बजट जो है वो पहले जितने मुश्किल बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पेश करने पड़े थे उतने मुश्किल नहीं होंगे। हम देख रहे हैं कि इजाफी टैक्स नहीं लगेंगे, इस तरफ से रिलीफ मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि तनख्वाहों में अगर इजाफा कर दिया जाता है तो अवाम बड़े खुश होंगे, कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो भी खुश होंगे। तो मेरे ख्याल में बजट के ऊपर बहुत सारी निगाहें इस वक्त जमी हुई हैं। सब निगाहें इस वक्त बजट के ऊपर ही हैं। और शौकत तरीन साहब जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा हो गई हैं कि अच्छा शायद इसमें हमें रिलीफ मिल रहा होगा और सबके लिए अच्छा ही होगा। हुकूमत जब बता रही है कि मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं तो फिर हालात बेहतर हो रहे होंगे तो बजट में भी कुछ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। हम एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।